साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेंद्र कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग मौर्य काल पढ़ रहे हैं। मौर्य काल में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो बिंदुसार है वो चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी अगला होता है, मौर्य वंश का अगला उत्तराधिकारी होता है। इसके पिता का क्या नाम है? इसके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य है एवं इसकी माता का क्या नाम है? दुर्धरा ना। और दुर्धरा किसकी पुत्री थी? किसकी थी बताइए? किसकी पुत्री थी? घनानंद की ना। ठीक। देखिए, बिंदुसार के बारे में ज्यादा नहीं हम लोगों को पढ़ना। बिंदुसार किस धर्म को मानता था? किसको मानता था? आजीवक संप्रदाय। किस संप्रदाय को मानता था? आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय क्या होता है? आजीवक संप्रदाय का मतलब ये होता है कि आप कैसे भी कर्म करें वो नहीं, मतलब जो लिखा है वो होकर रहेगा ना। जो लिखा है वो होकर रहेगा, आपके कर्मों से, आपके कार्यों से कोई मतलब नहीं। राइट कर लीजिए कि ये आजीवक संप्रदाय को मानता था। हो गया? ठीक। देखो, इसको इसके दो नाम कल बताया था ना। दो नाम बताए थे ना बिंदुसार को। बिंदुसार के एक क्या बताया था? एक बताया था, बताइए। एक बताया था अमित्र घात, हाँ, और शत्रु विनाशक ना। तो अगला पॉइंट राइट कर लीजिए। बिंदुसार को अमित्र घात एवं शत्रु विनाशक भी कहते हैं। बिंदुसार को अमित्र घात व शत्रु विनाशक भी कहते हैं। हो गया? एक पॉइंट और राइट कर लीजिए। वायु पुराण, पुराण थे ना, पुराण के बारे में बताया था ना। देखिए, जो पुराण होते हैं ना, पुराणों में एक पुराण का नाम क्या है? वायु पुराण ना। और वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार। क्या कहा गया है? भद्रसार। तो अगला पॉइंट हम लोगों को क्या राइट करना है, लिखना है? क्या राइट करना है? वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है या कहा जाता है ना। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। हो गया? और ये जो है ना, इसकी स्थापना किसने किया था? किसकी किसकी स्थापना की बात हो रही? किस संप्रदाय को मानता था? जो आजीवक संप्रदाय है। अगला पॉइंट राइट कर लीजिए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक या स्थापना मोखलीपुत्र गोसल के द्वारा की गई। हो गया? देखिए, बिंदुसार बिंदुसार के पिता हम लोग पढ़ते आए हैं, कौन है? चंद्रगुप्त। इनकी माता का क्या नाम है? दुर्धरा। माता का नाम क्या है?
दुर्धरा और बिंदुसार किस संप्रदाय को मानता था? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय क्या होता है? आपके कर्मों से कोई मतलब नहीं, जो पहले लिखा है आपके भाग्य में वो होकर रहेगा ना। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोखलीपुत्र घोषल। वहीं बिंदुसार के दो अन्य नाम हैं, अमित्रघात एवं शत्रु विनाशक। और जो वायु पुराण है, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? भद्रसार। क्या कहा गया है? भद्रसार। ठीक, अगला पॉइंट राइट कर लिए। बिंदुसार के पुत्र का नाम, बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या क्या था? लिखिए, सुसीम, अशोक और टिस। सुसीम, अशोक, ये कौन है? पुत्र हैं किसके? बिंदुसार के। दुर्धरा के? दुर्धरा के पुत्र कौन है? बिंदुसार। ये माता है ना, दुर्धरा इनकी माता है। किनकी? बिंदुसार की। हाँ, और ये जो सुसीम, अशोक और टिस, ये किसके पुत्र हैं? बिंदुसार के। किसके हैं? अब पत्नी इनकी कौन होगी? जाहिर सी बात, पुत्र हुए तो पत्नी तो भी होगी। तो लिखिए पत्नी चारुमित्रा। चारुमित्रा पत्नी कौन है? चारुमित्रा। चारुमित्रा हो गया। शुभद्रांगी। चारुमित्रा शुभद्रांगी। हो गया। ठीक, देखिए होता क्या है, बिंदुसार अपने पुत्र सुसीम को उत्तराधिकारी नियुक्त करने को सोचता है ना, और ये इनको नियुक्त करता, पहले तक्षशिला का उच्चाधिकारी नियुक्त करता है, तक्षशिला का शासक बनाता है। लेकिन जब तक्षशिला का शासक बनाता है तो ये वहां पर अपराजित, मतलब ये पराजित हो जाते हैं। कौन? सुसीम। तो फिर वहां पर जाता है और क्रूरता के साथ अशोक क्या करता है, वहां पर युद्ध जीतता है। तो इसके आगे जो है वहां के जो मंत्री लोग हैं वो इसको सपोर्ट करेंगे, किसका? अशोक का। और सपोर्ट करने के बाद ये कहेंगे कि सुसीम से बेहतर शासक कौन चला सकता है? अशोक चला सकता है। अंततः शासक कौन बनेगा? अशोक। कौन बनेगा? अशोक। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग राइट करते हैं। देखिए जो भारत है ना, देखिए लगभग ऐसे ही तो है ना। तो हम बात चंद्रगुप्त की करते हैं ना। चंद्रगुप्त कहां कहां तक है? चंद्रगुप्त का शासन कहां कहां है? देखिए इधर सुनिए, ये क्या है हमारा? ये क्या है यहाँ पर? अफगानिस्तान। यहाँ पर क्या है? पाकिस्तान। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, पंजाब है, यूपी है, बिहार है ना। अफगानिस्तान, पाकिस्तान ना, पंजाब, यूपी और बिहार। जहां तक शासन किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का। ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का। देखिए जब हम लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं तो ये वाली दिशा कौन सी कहलाती है? दक्षिण ना। तो क्या दक्षिण की तरफ अभी मौर्य वंश का विस्तार है? नहीं है ना। तो ये किसका क्रम है? चंद्रगुप्त का। इसका शासनकाल है चंद्रगुप्त का। इसके बाद इसका जो पुत्र आता है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन है? बिंदुसार, जो शासक में है ना। अगला उत्तराधिकारी कौन होता है? बिंदुसार ना। बिंदुसार ही तो होता है। देखिए बिंदुसार दक्षिण भारत की तरफ करता है, मतलब इधर ये शासन करना चाहता है, विस्तार करना चाहता है, लेकिन ये एक ही हिस्से कर्नाटक के आसपास का हिस्सा मिला पाता, बाकी नहीं मिला पाता ना। अर्थात यहाँ पर ये छोटा सा दक्षिण भारत में कह सकते हो कि छोटे से राज्य में शासन करने लगता है, ये यहाँ पर इस पे सत्ता करने लगता है ना।
लेकिन अभी देखिए ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र अछूता है ना, पूरा क्षेत्र अछूता है। तो बिंदुसार कुछ हद तक सीमा बढ़ाता है, सीमा का विस्तार करता है, लेकिन पूर्णतया जो अखंड भारत हमने बताया है ना, पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, हमारा भारत कैसा था, अखंड भारत ना। अखंड भारत में क्या क्या आ जाता था, देखिए पाकिस्तान ऑलरेडी मिला हुआ है, अफगानिस्तान मिला हुआ है, ये हिस्सा जो इधर बांग्लादेश है, म्यांमार है, और उसके साथ साथ दक्षिण भारत ना, म्यांमार है, बांग्लादेश है, इन सारे सम्मिलित रूप को हम क्या कहते थे, अखंड भारत। अर्थात सबसे ज्यादा जो सीमा विस्तार किया, सबसे ज्यादा सीमा विस्तार किसने किया, अशोक ने किया। किसने किया, अशोक। देखिए अशोक क्या करता, नेपाल में भी सीमा, यहाँ पर ये नेपाल है ना, यहाँ पर क्या है, नेपाल, यहाँ पर भी ये सीमा बढ़ाता है। यहाँ पर हमारा बंगाल और उड़ीसा है ना, बंगाल और उड़ीसा की तरफ ये भी सीमा बढ़ाता है ना, यहाँ पर भी ये सत्ता करता है। और उसके साथ साथ ये दक्षिण भारत में भी ये सीमा अपना बढ़ाता है, साम्राज्य बढ़ाता है। अच्छा, फिर क्वेश्चन आते हैं कि कहां कहां पर अशोक भारत में या अखंड भारत में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जो इसके राज से, इसके सत्ता से अछूते थे, जहां पर इसका शासन नहीं था, बताइए। मोस्टली ये अशोक कर चुका, हम बता चुके हैं, मोस्टली अशोक कर चुका ना, लेकिन कहां कहां पर नहीं कर पाया था, बताइए। देखिए यहां एक वंश है चेर वंश, कौन सा वंश, चेर वंश। यहां है पांड्य वंश, कौन सा वंश, पांड्य वंश। यहां पर है चोल वंश, अर्थात इन दोनों राज्यों के बीच यहां कौन सा है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ना, दोनों का सम्मिलित रूप यहां पर क्या है, कौन सा वंश है, चोल वंश। और तुम लोगों को याद हो तो यहाँ क्या है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, यहाँ पर क्या, श्रीलंका है ना। तो यहाँ पर ताम्रपर्णी वंश था, कौन सा वंश था, ताम्रपर्णी वंश। तो ये चारों वंश इसके शासनकाल से अछूते थे ना। क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक ने सीमा विस्तार किया था, लेकिन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जो इसके सत्ता से, इसके शासन से, इसके क्षेत्र से अछूते थे, तो कौन कौन से थे, चेर वंश, पांड्य वंश, चोल वंश और ताम्रपर्णी वंश। चेर वंश कहां पर है, केरल में ना। पांड्य वंश कहां है, तमिलनाडु में। चोल वंश कहां है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। और वहीं बात करते हैं ताम्रपर्णी वंश कहां पर है, अंडमान निकोबार या द्वीपीय समूह के साथ साथ श्रीलंका ना। तो यहां पर ये जो चार क्षेत्र थे, ये चार क्षेत्र अशोक के सीमा से, अशोक के सत्ता से क्या थे, अछूते थे। इतनी बात समझ में आई। देखिए हमने बताया कि कोई भी चीज है तो या तो वो साक्ष्य के आधार पर चलेगी ना, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर चलेगी, और या फिर साहित्यिक स्रोत के आधार पर चलेगी ना। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक साक्ष्य, अंतर समझते हो। साहित्यिक स्रोत क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य क्या। देखिए साहित्यिक स्रोत वो होते हैं कि कोई पुस्तक वगैरह है, कोई चीज लिखा है ना। पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, जो खुदाई वगैरह के साथ साथ जो अभिलेख वगैरह मिलते हैं, वो पुरातात्विक साक्ष्य कहलाता है ना। तो देखिए मौर्य वंश में दीपवंश और महावंश ना, कौन से, दीपवंश और महावंश। के अनुसार ही बताया गया था कि जो अशोक था ना, ये ग्रंथ थे, ये क्या है, ग्रंथ हैं। वंश बेशक नाम जुड़ा है, ये मौर्य काल के ग्रंथ हैं। मौर्य काल के ग्रंथ दीपवंश एवं महावंश के अनुसार ना, ये बताया गया था कि जो अशोक है अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठता। लेकिन अगर देखा जाए तो संभवतः ये गलत है, 99 भाई कहाँ रहे होंगे, वही तो हम भी कह रहे हैं ना कि देखा जाए ना तो संभवतः ये गलत था ना। लेकिन हाँ, इससे इस बात का मतलब ये एनालिसिस किया जा सकता है कि इसने
सत्ता पाने के लिए क्रूरता किया है ना। बात समझ में कि नहीं समझ में? अर्थात इसने साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपनाए हैं और क्रूरता के साथ इसने अब सत्ता हथियाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन इन दो महाग्रंथों के अनुसार, ये मौर्य काल के ही दो महाग्रंथ हैं, क्या नाम है इनका? दीपवंश एवं महावंश। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार ही अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। और ये किस प्रकार के स्रोत हैं? पुरातात्विक स्रोत हैं कि साहित्यिक स्रोत हैं? साहित्यिक स्रोत है ना, क्योंकि ये किताबें हैं ना, और जो किताब वगैरह हैं जो लिखी गई हैं वो साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं, और जो मतलब अभिलेख वगैरह रहते हैं जो खुदाई के बाद प्राप्त होते हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य कहलाते हैं ना। तो हेडिंग डालिए अशोक, हेडिंग डालिए अशोक। ठीक। अच्छा, बिंदुसार की पत्नी कौन कौन थी? बिंदुसार की पत्नी कौन है? चारुमित्रा और सुभद्रांगी भी बताया था ना दो नाम। अरे हिलना भैया, कहाँ हो? हैं? सौतेली मम्मी का है रही? अच्छा, सौतेली मम्मी होती? ठीक। देखिए, बिंदुसार की पत्नी चारुमित्रा और सुभद्रांगी हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो जो अशोक है ना, अशोक के पिता कौन होंगे? अशोक के पिता बिंदुसार और माता चारुमित्रा नहीं है। कौन है? सुभद्रांगी। हमने दो नाम भी बताया था, लिखाया था। बिंदुसार की दो पत्नियां थी, चारुमित्रा और सुभद्रांगी। तो किसके लड़के हैं ये? सुभद्रांगी के। और पापा तो एक ही है ना, पापा तो एक ही है, बिंदुसार। तो राइट कर लीजिए कि अशोक के पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम सुभद्रांगी। शुभ या अंक की बिंदी, सुभद्रांगी। और साहब लिखिएगा। अब यह हमारा सबसे बेस्ट राइटिंग है, सुभद्रांगी। और जिन्हें धर्मा के नाम से भी जाना जाता था। अरे जिन्हें, मम्मी का धर्मा। जैसे शिव है, गांव में लोग अपने लड़का का नाम रखा थे शिवा। शिवा देखा जाए तो क्या है? स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग है। लेकिन लड़कियन का नाम क्या रखा जाता? शिवा। शिव हुए शिवा का मतलब पार्वती। हो गया। अगला पॉइंट राइट कर लीजिए, वही जो भी बताया था। क्या देखिए, दीपवंश एवं महावंश ग्रंथों के अनुसार, अभी बताया था ना, इसके अनुसार क्या बताया था? हाँ, लिखे दीपवंश एवं महावंश ग्रंथों के अनुसार राजा बनने के लिए, अनुसार राजा बनने के लिए अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके एक कुआं में डाल दिया ना। अरे हंस रहे हो भाई? अब जो चीज हम लोगों के किताबन में मिली वही तो हम लोग पढ़ा। उसको कहते थे आगम कुआं। एक कुआं में डाल दिया। और ये जो कुआं है ना, अब जानकारी कर लो अगर चाहत तो, ये कहते हैं आज भी पटना में है कुआं। ये कुआं कहाँ है? पटना में आज भी है। और इस कुआं का क्या नाम है? आगम कुआं नाम से जाना जाता है ना। तो जो महाग्रंथ थे, इन महाग्रंथों के अनुसार ही बताया गया है। लेकिन अब देखिए, जो इतिहासकार बताएं हम लोगों को वही मानना है, वही पढ़ना, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड हमको वही है, वही पेपर में आएगा तो आयोग मानेगा भी वही ना, आयोग मानेगा भी वही। ठीक, अगला पॉइंट राइट करिए।
देखिए इसका राज्याभिषेक किसका, अशोक का ना। देखिए इसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व हुआ हुआ। तुम बताइए 69 के 8 वर्ष बाद कौन सी डेट, कौन सा सन आएगा? 69 के 8 वर्ष बाद, 69 के 8 वर्ष बाद 61, ठीक। क्या होगा? देखिए 261 ईसा पूर्व, क्योंकि अभी हम लोग ईस्वी में नहीं आए ना, नहीं 69 8 72, शाबाश। फिर मैथ हम पढ़ावा करी, हम मैथ पढ़ा ले आप। 69 में 8 जब जोड़ोगे तो हमको बैकवर्ड आना ना। लिखिए 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व अशोक ने, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग पर आक्रमण किया एवं कलिंग की राजधानी तोसली। 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया एवं कलिंग की राजधानी, क्या थी? कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। एवं कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार किया। जब कलिंग आक्रमण हुआ ना तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मारकाट हुई थी ना, और जब यहाँ बहुत ज्यादा मारकाट हुई थी तो कलिंग विजय के बाद जो है कहते हैं अशोक जो है ना, उसका जो हृदय है वो धर्म परिवर्तन की ओर उन्मुख हो जाता ना, अर्थात वो मारकाट पे यकीन अब नहीं करेगा, वो बहुत सादा जीवन जीने के बारे में सोचेगा ना। अच्छा, ये जो अशोक है 261 ईसा पूर्व जो कलिंग पर आक्रमण किया है, अब जाहिर सी बात है कि इसका साक्ष्य कहीं ना कहीं मिलेगा ना, कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ होगा। तो इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? कौन से शिलालेख? लिखिए कलिंग आक्रमण, अगली लाइन से लिखिए कलिंग आक्रमण की जानकारी, कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। और यहीं से इसी आक्रमण के बाद इसका हृदय परिवर्तन होता है ना, और हृदय परिवर्तन के बाद ये क्या करता है? भैर घोष में, भैर घोष नामक स्थान पर धम्म को अपना लेता ना। अरे बुद्ध धर्म के 3 चीज बताए गए थे, देखो बुद्ध लोग क्या कहेंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बोला करा थे हमेशा 3 चीज बताते हैं। अरे जैसे आप लोगों के कुछ हुआ, कोई गलत होता तो कहेंगे राम राम राम, राम नहीं सत्य, मौत सत्य। राम सत्य है कि मौत सत्य है? मौत सत्य है। तो फिर क्यों कह रहे हो राम सत्य है? राम नाम सत्य है। ओ राम नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है। अच्छा, हम सोचे मौत सत्य है शायद। ठीक, यहाँ हो गया ना। ठीक, अगली लाइन से लिखिए, लिखिए अशोक, अशोक, अशोक चेरवन, ये लिख लीजिए अशोक केरल, केरल, केरल के चेरवंश, केरल के चेरवंश
तमिलनाडु के पांडवंश, तमिलनाडु के पांडवंश, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के चोल वंश, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के चोल वंश एवं कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के चोल वंश एवं द्वीपीय द्वीपीय क्षेत्र द्वीपीय क्षेत्र के ताम्रपर्णी वंश एवं द्वीपीय क्षेत्र के ताम्रपर्णी वंश, द्वीपीय क्षेत्र के ताम्रपर्णी वंश हो गया। यहां तक को विजित नहीं कर सका, विजिट ना लिखो, विजित बोल रहे हैं ना, नहीं इंग्लिश समझ सको जाओ, को गलत लिखा ना, विजिट सही है। अच्छा तो विजिट नहीं कहे, विजित कहे हैं, अर्थात जीत नहीं सका, तो ताय तो आए। अरे भाई विजित ना, विजित नहीं कर सका, हो गया ठीक। अगली लाइन से लिखिए, लिखिए अशोक, अशोक अशोक कश्मीर में श्रीनगर को बसाया। तो जाहिर सी बात है, सुनिए देखिए, ये हिस्सा चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार क्या यहां पर गए हैं, मैप में देखिए, ये अछूता ना, उत्तर भारत अछूता था ना, तो यहीं से ये विस्तार की नीति अपनाता। तो एक ही पॉइंट में दोनों चीज लिख लीजिए कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक शहर बसाया, या श्रीनगर शहर बसाया, कुछ भी राइट कर लीजिए, हो गया। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक शहर बसाया, हो गया। अगली लाइन से लिखिए, बार बार अशोक नहीं बोला जाएगा ना, लेकिन नेपाल में, नई लाइन से लिखना, नेपाल में देवपत्तन नामक शहर बसाया। तो जाहिर सी बात देखिए, ये इधर पूरा हो गया ना, ये पूरा हिस्सा इधर हो गया, इधर भी आ चुका ना। नेपाल में कौन सा है, नेपाल में कौन सा है, देवपत्तन, देवपत्तन, देवपत्तन नामक शहर बसाया। तो देखिए यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार नहीं थे, यहां तक इनका सत्ता नहीं था, यहां तक इनका शासन नहीं था, इसको मिलाया, इधर आ चुका ना। अगली लाइन से लिखिए, लिखिए दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत के दक्षिण भारत के, अच्छा बताइए चोल वंश किन राज्यों में था, हाँ तो लिखिए दक्षिण भारत के कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत के कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश को भी मिलाया। हो गया, दक्षिण भारत के कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश को भी बसाया। और सुनिए यहां पर क्या कहा, कौन कौन से राज्य हैं, हाँ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ना, तो लिखिए पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा, उड़ीसा कामा करके लिख लीजिए, कलिंग क्षेत्र पर भी अधिकार किया। कलिंग कहां पर है, उड़ीसा में ना। तो अब बताइए ये इस मैप से हम लोगों को क्या है कि ये पूरे संपूर्ण अखंड भारत हो चुका कि नहीं हो चुका ना, लगभग हो चुका है। इधर भी हो गया, यहाँ यहाँ ये भी हो गया, इधर वाला भी हिस्सा हो गया ना। अरे 2 पॉइंट राइट कर लीजिए, बंगाल एवं पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा को भी मिलाया। कलिंग तो पहले 261 BC वहां हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उसको तो कोई जरूरत है नहीं, केवल इतना जानू कि कलिंग कहां पर है, उड़ीसा में। कहां पर है, उड़ीसा में। लिखिए कलिंग आक्रमण के बाद अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेता है। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेता है। अच्छा अशोक शुरुआत में किस धर्म को मानता था, जैन धर्म को मानता था।
नहीं, हम धर्म की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण धर्म, पहले ब्राह्मण धर्म अपनाता था, मानता था। नहीं, ऐसा कुछ किसी को, कौन से वेद में, कौन से पुराण में और किस धर्म में ये कहा गया, ऐसा कुछ है नहीं। हो गया। तो अगली लाइन से लिखिए, अशोक, अगली लाइन डालिए, अशोक द्वारा भेजे गए, अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक, अर्थात ये बौद्ध धर्म को अपनाया ना। देखिए, ये बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म नहीं घोषित किया, ना, याद रखो। ये कौन सा धर्म अपना लेता है, कौन सा धर्म अपनाता है? बौद्ध धर्म। कौन? अशोक। कब? कलिंग आक्रमण के बाद। कलिंग आक्रमण के बाद ये बौद्ध धर्म अपनाता है, लेकिन बौद्ध धर्म को ये राजकीय धर्म नहीं घोषित करता। लेकिन हाँ, इतना है कि अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म का संरक्षण देने लगता, संरक्षण देने लगता। बात समझ में? तो ये क्या करेगा, ये कुछ अपने व्यक्ति, कुछ अपने अनुयायी, कुछ अपने लोग भेजेगा कि आप भारत के बाहर भी या विभिन्न स्थानों पर इस धर्म का प्रचार प्रसार करिए और बताइए कि इस धर्म से बेहतर कोई धर्म नहीं है। जाहिर सी बात है, यहां से ही तो इस बात का पता चलेगा कि बौद्ध धर्म का संरक्षण दे रहा है। तो हेडिंग क्या डाला? बौद्ध धर्म के प्रचारक ना। लिखिए महेंद्र। महेंद्र, महेंद्र कौन है? लल्ला ना। लिखिए बेटा, ब्रेक में लिख लो, बेटा और संघमित्रा, बेटी ना। मतलब अपने लड़के और लड़की को भी भेजा था। कहाँ? हाँ, रावण के यहाँ। रावण नहीं माना, उसने कहा नहीं, मैं युद्ध ही करूंगा ना। ठीक। तो बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजता है? गजोधरपुर, श्रीलंका। कहाँ भेजता है? श्रीलंका। ठीक। अगला पॉइंट राइट करिए। लिखिए महाधर्म रक्षित, दूसरा व्यक्ति का नाम है महाधर्म रक्षित। महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र तरफ भेजता है, महाराष्ट्र। महाधर्म रक्षित ना कहां भेजता है? महाराष्ट्र। अगला लिखिए नाम, महेंद्र और संघमित्रा कहां गए हैं? श्रीलंका। महाधर्म रक्षित कहां गए हैं? हाँ, महाधर्म रक्षित ना महाराष्ट्र ना। अब अगला लिखिए नाम महारक्षित। अगला नाम धर्म हट जाएगा, महारक्षित। यूरोप, यूनान। देखिए, हमने जिन देशों को मानवता का पाठ पढ़ाया ना, हमने जिन लोगों को सिखाया, हम लोगों ने जिनको बताया, वही हम लोगों के बाद में देखिए क्या करते हैं। यही के तो यूरोप ही तो, यूरोप महाद्वीप के तो हैं वो लोग ना, जिनके हम लोग, बताइए कि जब आगे हम लोग पढ़ेंगे, कब? जब हम लोग कर्नाटक, आंग्ल मैसूर युद्ध ये सारे पढ़ेंगे, तो दो लोग अलग अलग वो अपने उसके लिए हम लोगों को बलि का बकरा बना देते थे ना। लड़ाई वो दोनों लोग करते थे, क्षेत्र हमारा रहता था, स्थान हमारे रहते थे, नीतियां हम लोगों पर लागू होती थी ना। अच्छा, तुम्हें तो मेन दहेज ही। महारक्षित, महारक्षित को कहां भेजा? इसका मतलब समझ रहे हो? अर्थात अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा था। महारक्षित को कहां भेजा है? यूनान। अगला लिखिए मझंतिक, मझंतिक, मझंतिक। मझंतिक हो गया। लिख हम भी नहीं पाएंगे, इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। मझंतिक, हाँ।
मधंतिक ना, राइट कर लीजिए। उसको कहाँ भेजा था? कश्मीर एवं गंधार। कहाँ भेजा था? कश्मीर एवं गंधार। और आपके महादेव को भी भेजा था। महादेव को, कौन से महादेव? देवों के देव महादेव? नहीं, वो नहीं, वो तो महादेव होंगे तो कैलाश पे जाएंगे ना। अगला नाम लिखिए महादेव। महादेव को भेजा था मैसूर। अगला नाम लिखिए मंजिम। मैसूर, मैसूर। अगला नाम लिखिए मंजिम। मंजिम को ये वाला हिस्सा भेजा था। ये कौन सा हिस्सा है? कौन सा हिस्सा है? हिमालयी क्षेत्र ना, लिख लीजिए हिमालयी क्षेत्र। और इसी के समय कोई बौद्ध संगीत भी हुई थी। कौन सी हुई? तो थी कोई तीसरी। तीसरी सौ में होगी, देखो एक बार। तो हम क्या बोल रहे हैं? अच्छा, हमको थर्ड बोलना चाहिए था ना। नहीं नहीं, तो हम भी तो तीसरी कह रहे थे। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।